नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 129 एवं 130। रिया की सगाई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी। भावना जी का चेहरा उतरा हुआ था। उनके मर्जी के बिना सगाई हो रही थी, लेकिन वो अपने पति के आगे विवश थी। कैसे पिता हैं आप, जो अपनी ही बेटी का गला काट रहे हैं? कहाँ मेरी बेटी राजकुमारी और कहाँ उस लड़के को देखिए। भावना जी गोविंद जी के सामने मुंह बनाते हुए बोलती है। कम से कम मेरी बेटी के नसीब में सच्चा प्यार तो नसीब हो रहा है। जबरदस्ती का रिश्ता ढूंढने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। गोविंद जी की बातें सुनकर भावना जी खामोश हो जाती है। थोड़ी छोटी सी पूजा के बाद रिया और देवेश दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। ईशानी और देवेश की मां अंगूठी लेकर स्टेज पर आ जाते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए अंगूठी उठाते हैं और एक दूसरे को पहना देते हैं। जहाँ रिया अंगूठी को अपने प्यार की निशानी समझ रही थी, वहीं देवेश अंगूठी में लगे हुए महंगे हीरे को देख रहा था। हीरे की कीमत कितने करोड़ की होगी यही सोच रहा था। तालियों के शोर से उनका ध्यान टूटता है। दोनों स्टेज पर से उतरते हुए आशीर्वाद लेने के लिए बड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। हेलो भाभी, मैं आपका इकलौता देवर अभिनंदन आकर रिया से हाथ मिलाते हुए बोलता है। हाय, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी भाभी, आप बहुत खूबसूरत लगी। अभिनंदन रिया की तारीफ करते हुए बोलता है। देवेश आंखें दिखा देता है। थैंक यू। रात के करीब 11 बज रहे थे। नीरज का कुछ अता पता नहीं था। धानी चुपचाप खामोशी से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी आप खाना खाकर सो जाइए ना, सर आएंगे तो मैं खिला दूंगा। मुकुल उसे परेशान देखकर बोलता है। नहीं मुकुल भैया, हमें नींद नहीं आ रही है। पूरा दिन सोते ही तो रहते हैं, काम ही कहाँ है कुछ यहाँ पर। वो आ जाएंगे तो हम उन्हें खिलाकर सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है। मुकुल जाकर दरवाज़ा खोलता है। थका हारा नीरज अपने फ्लैट पर पहुंचता है। हाथों में ब्लेजर लिए हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। चेहरे से ही काफ़ी थकावट झलक रही थी। धानी उसके हाथों से सामान ले लेती है। आप बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। हाँ, रूम में ले आओ। और डिनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मन नहीं है। लेकिन हमने तो खाना बनाया है। तो जाकर डस्टबिन में डाल दो। मन नहीं है तो नहीं है, नहीं खाना है। नीरज एकाएक चिल्ला उठता है। धानी डर से कांप जाती है। आंखों में लालिमा छा जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर नीरज गुस्से से भर जाता है। उसे एक तरफ धक्का देते हुए अपने कमरे में चले जाता है। दीदी मत रोइए ना, सर को कोई काम नहीं बना होगा इसलिए गुस्सा होंगे। आइए चलिए बैठिए, आपका खाना लगा देता हूँ मैं। सर को मैं पानी दे आता हूँ। मुकुल धानी को रोते हुए देखकर बोलता है। नहीं मुकुल भैया, हमारे खाने का भी मन नहीं है। लाइए हम पानी लेकर जाते हैं। दीदी सर अभी गुस्से में हैं, आप अभी मत जाइए, हम दे आते हैं ना। नहीं मुकुल भैया, कोई बात नहीं, हम दे आते हैं। धानी कुछ सोचते हुए किचन में जाकर खाना निकाल कर एक ट्रे में रखते हुए कमरे में चली जाती है। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद नीरज नहा रहा था। जल्दबाजी में शायद पहनने के लिए कपड़े भी नहीं निकाला था। धानी खाने का ट्रे वहीं टेबल पर रखते हुए अलमारी में से उसका टी शर्ट और लोअर निकाल लेती है और बैठकर इंतज़ार करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद नीरज बाहर आता है। धानी को कमरे में देखकर चौंक जाता है, लेकिन तौलिया से खुद को पोंछते हुए अपने कपड़े उठाकर पहनने लग जाता है। धानी आंखें झुकाकर बैठ गई होती है। खाना खा लीजिए। एक बार कहा ना भूख नहीं है, लेकर जाओ, मुझे बाहर थोड़ी देर अकेले रहना है।
आप खाना खा लीजिए, हम बाहर चले जाएंगे। हर बात में तुम्हारा जिद करना जरूरी रहता है। नीरज उसके पास आते हुए बोलता है। खाने पर कैसा गुस्सा, खाना तो भगवान होता है ना, हमें उनका अपमान। चुप, बिल्कुल चुप। नीरज उसका बाजू पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोलता है। हर बात में तुम्हारा ज्ञान और लेक्चर देना जरूरी होता है, और ये खाना कोई भगवान नहीं होता है। इसे मैं मेहनत करके कमा कर लाता हूँ। ये मेरे की मेहनत की कमाई से आता है। तुम्हारे भगवान मेरे घर में राशन भर के नहीं जाता है, इसलिए मन होगा तो खाऊंगा, नहीं हो तो फेंकूंगा। भावना जी ने उसके फिर से दुखती नस को दबा दिया था। सच में वो धानी के साथ अपने बदले को तो भूल ही गया था। काम धानी यही उसके दिमाग में चलता रहता था। लेकिन एक बार फिर भावना जी उसके जख्म को खुरेद के हरा कर दिया था, इसलिए आज उसका मूड उखड़ा हुआ था। इन सबसे अनजान धानी बस उसे खाने के लिए कह रही थी। आप नहीं खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे। धानी रोते हुए बोल उठती है। उसका रोना देखकर नीरज जल उठता है। ठीक है, मत खाओ, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बोलते हुए तेजी तेजी से झटक देता है और बेड का कोना पकड़कर लेट जाता है। धानी भरी भरी आंखों से उसे देखती रह जाती है। हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? आप हमसे नाराज है क्या, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं? धानी फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है। नीरज अपने गुस्से को शांत करने के लिए आंखें बंद कर लेता है। धानी, मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मैं बाहर खा कर आया हूँ, ठीक है? अब मेरा दिमाग खाना बंद करो। धानी उसे छोड़कर बेड के दूसरी तरफ लेट जाती है। नीरज अपने सर के पीछे दोनों हाथ लगाए हुए सामने छत को घूर रहा था। क्या उसके बहन की लाइफ में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या वो रिया के लिए कोई मायने नहीं रखता है? आज कैसे उसकी बहन ने उसके बिना सगाई कर लिया, अपनी खुशियों में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया। उसके ना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। इतना इतना सब उससे नफरत करने लगे हैं। हाँ, यही तो वो चाहता था कि सब उससे नफरत करे, सब मुझसे दूर हो जाए। वही तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। छोटी छोटी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, हाँ, बस एक आज तमाशा हुआ है जिसे मैं देख नहीं पाया। अशोक मेहरा और देवेश मेहरा का तो ऐसा हाल करूँगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। मेरी बहन के बारे में सोचना भी छोड़ देगा। मुझसे पंगा ले रहा है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सोच पर ही घिन आएगी। नीरज यही सब मन ही मन सोचते हुए छत को देखते हुए सोचे जा रहा था। घंटों अपनी सोच में मगन रहता है। तभी उसकी नज़र धानी पर चली जाती है, जो शायद अपने मुंह को दबाकर रोने की आवाज़ बाहर निकालने से रोक रही थी, लेकिन हिचकने की वजह से उसका शरीर हिल रहा था। धीरज नीरज एक गहरी सांस लेता है और धानी के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। धानी एकदम से डर जाती है। क्या कर रही हो? धानी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दोनों हाथ से अपने मुंह को दबा रखी थी, इसलिए आंसू साफ नहीं कर पा रही थी। मना किया था ना मैंने रोने से। हम हम नहीं रो रहे थे। धानी जल्दी जल्दी अपने आंसू को साफ कर लेती है। आप गुस्सा मत होइए, हम नहीं रोएंगे। तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे गुस्से होने से? हाँ, हाँ, हमें बहुत डर लगता है आपके गुस्से से। जब आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो बस हम पर गुस्सा करने लग जाते हैं, और आपके गुस्से को देखकर हमें बस रोना आता है। नीरज झटके से उसे अपने सीने से सटा लेता है और हाथों को कस लेता है। अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे तपती रेत को एक पानी बूंद का सुकून देता है, वही सुकून उसे उसके मन में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। धानी हिल भी नहीं पा रही थी। वो नीरज के सीने से लगे हुए अभी भी रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद नीरज उसे खुद से अलग करता है। तुम फिर से रो रही हो?
मतलब जिस चीज़ के लिए मैं मना करूँ तुम वही करोगी? नीरज थोड़े शांत लहजे में बोलता है। नहीं, हम नहीं रो रहे हैं। पता नहीं ये आँसू क्यों निकल रहे हैं। ठीक है, साफ करो इन्हें। चलो खाना खा लो। हमें हमें भूख नहीं है। ज़्यादा ड्रामा मत करो, खाना खाओ। वैसे ही एक लीवर की हो, खाना नहीं खाओगे तो पता नहीं दिखाई भी नहीं दोगी। नहीं खाएंगे। जब तक आप नहीं खाएंगे ना हम भी नहीं खाएंगे। धानी जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोलती है। नीरज घूर कर उसकी तरफ देखता है। धानी उसकी डांट सुनने के लिए पहले ही आंख बंद कर लेती है, लेकिन उसके डर से फरफराते हुए पलकों को देखकर नीरज खुद को शांत कर लेता है। जाओ खाना गर्म करके लाओ। आप खाएंगे? नहीं, मेरा भूत खाएगा। बच्चों की तरह सवाल करती रहती हो। हम जा रहे हैं ना। नीरज को भड़कते हुए देखकर धानी खाने की थाली लेकर बाहर किचन में जाती है। खाना गर्म करने के लिए खाना ढूंढती है तो खाना कहीं नहीं मिलता है। मुकुल को लगा था दोनों पति पत्नी खाकर सो गए हैं, तो वो बचा खुचा खाना डस्टबिन में डालकर किचन को साफ करके चला जाता है, क्योंकि नीरज को बासी खाने से एलर्जी थी। अब हम क्या करें? इसमें तो सिर्फ 3 ही रोटी है। इतना तो ये खाते हैं। इनसे भी झूठ नहीं बोल सकते कि हमने खाना खा लिया। जल्दी से 2 रोटी बना लेते हैं, चीनी के साथ खा लेंगे। ये इनको गर्म करके दे आते हैं। धानी थाली में रखा हुआ खाना जल्दी से गर्म करके वापस नीरज के पास पहुंच जाती है, जो मोबाइल चला रहा था। लीजिए। नीरज थाली पकड़ लेता है। तुम्हारा खाना कहाँ है? आप खा लीजिए ना, हम खा लेंगे। नहीं, जाओ अपना खाना भी लेकर आओ। नहीं, आप खा लीजिए ना। धानी। नीरज की आवाज़ तेज हो जाती है। वो हमारे लिए रोटी नहीं बची, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। आप खा लीजिए तो हम बनाकर खा लेंगे। धानी जल्दी से अपनी बात बोल जाती है। इतनी रात को तुम रोटी बनाने जाओगी? हाँ, हम बना लेंगे। ईशानी जी को रात को भूख लगता था तो हम उन्हें बना कर देते थे। 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम पांडे निवास में नहीं हो, नीरज सक्सेना के हाउस में रहती हो। तो वहाँ क्या करती थी यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे हो, इसी में खा लो, मैं इतना नहीं खाऊंगा। नहीं, हम बना लेते हैं ना, तुरंत ही बन जाएगा। कहाँ ने बैठ कर खाने के लिए? बैठो। नीरज उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने पास बिठा लेता है। रोटी का निवाला तोड़कर उस पर सब्जी चढ़ाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ा देता है। धानी अपना मुंह खोल लेती है। नीरज उसे निवाला खिलाकर खुद भी खाने लग जाता है। धानी के खाते खाते फिर से आंखें बहने लग जाती हैं। एक बार इसी तरह से पांडे निवास में भी खाना खत्म हो गया था। धानी अपने लिए दोबारा रोटी बनाने के लिए गई थी, तो सुशीला जी ने उसे आटा छीनते हुए दिन की बची हुई बासी रोटी पटक दी थी। दिन में तुमने इतनी ज़्यादा रोटी बनाया था ना, अब यही खाओ, कोई ज़रूरत नहीं दोबारा बनाने की। धानी बासी रोटी फीकी दाल किसी तरह से गले से उतार लेती है। तुम फिर रोने लगी? अब क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर बिना बात के तुम्हें रोना क्यों आता है? क्या मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा करती रहती हो? नहीं नहीं, वो हम आप खाना खाइए ना। मैंने खा लिया, ये तुम खा लो। धानी नीरज को थाली पकड़ाते हुए बाथरूम में चला जाता है। धानी जल्दी से खाना खत्म करके किचन में थाली रखकर वापिस आ जाती है। नीरज बिस्तर पर लेटा हुआ था। धानी भी जाकर लेट जाती है। नीरज उसके कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है और खुद से सटाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। धानी बस गहरी सांस लेकर उसे देखती है, क्योंकि अब ये रोज का हो गया था। छटपटाने और कसमसाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो भी वैसे ही सोने की कोशिश करने लग जाती है। उसके सोते ही नीरज अपनी आँख खोल लेता है और धानी के मासूम चेहरे को निहारने लग जाता है। कोई
उसके साथ, जिसे उसे तकलीफ में देखकर फ़र्क पड़ता है, उसकी इतनी परवाह करता है। नहीं तो आज अगर वो अकेले रहता तो पूरी रात अपने अंदर बुझे हुए आग को जलाता रहता और उसमें खुद भी जलता रहता है। सोचते हुए उसकी आँख में रात गुजर जाती है। खाने पीने का तो सोचता भी नहीं। सामने वसुंधरा जी की तस्वीर को देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। नीरज धानी के चेहरे पर फैले हुए बालों को अपनी उंगली से समेटते हुए माथे पर टाइट कर देता है और माथे पर अपने होंठ जमा देता है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुकून, हाँ, अब उसके पास सुकून था। दोनों शांत और सुकून से रहने लगे थे। लेकिन शायद हर किसी के जीवन में सुकून नहीं था। अरविंद जी इधर सोच में डूबे हुए थे। नीरज का इस तरह से आना उन्हें भी खला था। वो अपने सोच में डूबे हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे थे। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ। बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरविंद जी अपने पिताजी को शादी से मना करते हुए बोलते हैं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? पूरे 23 साल के हो चुके हो तुम। तुम्हारी उम्र के नौजवान की एक बच्चा भी हो चुका है और तुम शादी नहीं करोगे करते रहते हो। लेकिन बाबूजी अभी तो कारोबार बढ़ाना है। हाँ तो शादी के बाद बढ़ा लेना। कौन सी तुम्हारी पत्नी तुमसे काम करने का अधिकार छीन लेगी? अब हमें कोई इनकार नहीं सुनना है। हमने चौधरी साहब से वादा किया है और हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हैं। अपने पिताजी का फैसला सुनकर अरविंद जी खामोश हो जाते हैं और बेमन से अपने परिवार के साथ लड़की को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। सक्सेना साहब का खूब नाम था। चौधरी साहब के साथ दोस्ती और कारोबार दोनों चलता था। अब दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, इसलिए चौधरी साहब अपनी बेटी का रिश्ता अरविंद सक्सेना से करना चाहते थे। ये क्या है दीदी? तुमने ये सूट क्यों पहना है? वसुंधरा जी के शरीर पर अपना सूट देखकर भावना जी जल उठती है। वो भावना सुबह मौसी ने दिया था, शायद तुमने इसे छोड़ दिया है। वसुंधरा जी और भावना जी दोनों मौसेरी बहन थी। हाँ, मैंने छोड़ दिया है। लेकिन आपको पहनने की क्या जरूरत थी? आप ये सब सुंदर दिखने के लिए करती हो ना? नहीं भावना, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही तो छोड़े हुए कपड़े पहनती हूँ। जानती तो हो, मासा जी मेरे लिए कपड़े नहीं खरीद देते हैं। हाँ तो मेरे पापा आपके बारे में ऐसा क्यों करेंगे? और आप मेरे पापा के बारे में ऐसा सोचेंगी? भूलिए मत, आपको मेरे पापा ने ही अपने घर में रखते हैं और इतना बड़ा किया है। भावना जी वसुंधरा जी पर चिल्लाते हुए बोलती है। वसुंधरा जी के पिताजी अपने बचपन में गुजर गए थे, तो भावना जी की माँ अपनी भांजी को अपने साथ रख लेती है कि उन्हें शिक्षा और दीक्षा, खाना पीना अच्छा मिल सके, क्योंकि जिसके लिए उनके पति भी काफ़ी नाराज़ रहते थे। लेकिन अपनी बहन की परेशानी कम करने के लिए भावना जी की माँ वसुंधरा जी को अपने साथ ही रखती थी। हाँ भावना, मुझे सब याद है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं सबका एहसान मानती हूँ। लेकिन अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। लड़के वाले आने वाले होंगे। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, मैं हो जाती हूँ। लेकिन आप सबके सामने थोड़ा कम हंसिएगा, बोलिएगा, ठीक है? भावना जी वसुंधरा जी को फिर से चेतावनी दे देती है और वो हाँ में सर हिला देती है। बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब चौकन्ने हो जाते हैं। चौधरी साहब अपने कमरे से निकलने लग जाते हैं। सुनिए जी, एक बार सोच लीजिए ना, लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन कुंवारी है और छोटी बहन की शादी हो रही है। भावना जी की माँ फिर से अपने पति को रोकते हुए बोलती है। शांति, एक बात कान खोलकर सुन लो। उस लड़की को हमने पाल पोस दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब उसका शादी ब्याह भी हम ही करेंगे।
आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शांति, इस विषय में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। एक बार मेरी बेटी सक्सेना साहब की बहू बन जाए तो मैं कोई लड़का ढूंढ कर उस लड़की का भी हाथ पीले करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी जाओ, तैयारी देखो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भावना जी के पिताजी अपने पत्नी का पीछा छुड़ाते हुए बाहर बैठक में चले जाते हैं। नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया था। अरविंद जी के पिताजी सक्सेना साहब अपने दोनों बेटे, पत्नी, बहन के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे। आइए आइए, बैठिए सक्सेना साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं चौधरी साहब। नाश्ते पानी का दौर ख़त्म होता है। सक्सेना साहब उन्हें अपनी बेटी को बुलाने के लिए बोलते हैं। चौधरी साहब की पत्नी वसुंधरा जी को आवाज़ लगाती है भावना जी को लाने के लिए। वसुंधरा जी भावना जी को लिए हुए बाहर बैठक में आ जाती है। भावना जी सबको प्रणाम करती है तो बड़ों का सम्मान करते हुए वसुंधरा जी भी सबके पैर छू लेती है। वसुंधरा जी भावना जी को लेकर एक सोफे पर बैठ जाती है। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। किसी को ये समझ नहीं आया था कि चौधरी साहब की अपनी बेटी उनमें से कौन है। बस अरविंद जी के पिताजी सक्सेना साहब को पता था, बाकी सब अनजान थे। कुछ देर बाद बातचीत के बाद चौधरी साहब पूछते हैं कि उनकी बेटी कैसी लगी। पहले के ज़माने में लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं था, खामोशी से चुपचाप बैठे हुए रहते थे। लड़के भी खामोशी का चादर ओढ़े हुए बैठे रहते थे। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। क्या कहते हो अरविंद की माँ? हाँ हाँ जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत संस्कारी लग रही है। बस घर परिवार अच्छे से संभाल लें। जी बहन जी, सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। गोविंद, अपने भैया से पूछो, बताइए भैया भाभी कैसी लगी? गोविंद जी के पूछने पर अरविंद जी मुस्कुरा उठते हैं। सबको उनकी हंसी सहमति लगती है। तो चलिए, जब सब कुछ पसंद ही हो गया तो गोद भराई की रस्म कर लेते हैं। अरविंद जी की बुआ जी उठते हुए बोलती है। अरविंद जी की माँ कपड़े और गहने निकाल कर वसुंधरा जी और भावना जी की तरफ बढ़ जाती है। सारा सामान अपनी ननद को पकड़ाकर एक चुनरी निकाल कर वसुंधरा जी के सर पर ओढ़ा देती है। वसुंधरा जी के साथ साथ पूरे चौधरी परिवार और अरविंद जी के पिताजी को धक्का लग जाता है। ये क्या कर रही है मीना आप? क्या हुआ, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? अरविंद जी की माँ डर जाती है। हाँ, चौधरी साहब की बेटी ये नहीं, ये हैं। अरविंद जी के पिताजी भावना जी की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं। माफ़ कर दीजिए, हमने गलत समझ लिया। अरविंद जी की माँ वसुंधरा जी के सर पर से चुन्नी उतारने लग जाती है। रुकिए माँ, हमें यही लड़की पसंद है, हमें इनसे ही शादी करना चाहते हैं। अरविंद जी की बात सुनकर जो जहाँ थे सब जम गए थे। अरविंद, लेकिन चौधरी साहब की बेटी वो है। हाँ तो ये कौन है? ये हमारी भांजी है, हमारी बहन की बेटी। चौधरी साहब की पत्नी सामने आते हुए बोलती है। हाँ बेटा, मेरी बेटी ये है। चौधरी साहब भावना जी के कंधे को पकड़ते हुए बोलते हैं। माफ़ कर दीजिए चाचा जी, हमें गलत फहमी हो गई और हम इन्हें आपकी बेटी समझने लगे, लेकिन ये भी तो आपकी बेटी ही है ना। हम इनसे ही शादी करना चाहते हैं। बाबूजी, ठीक है, तुम शांत रहो, हम बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या चौधरी साहब, हमारी बेटी कोई सामान और खिलौना है जो आपको बेटी को पसंद नहीं आया और उसे छोड़कर किसी और को पसंद कर लिया? आज जो आपने हमारा अपमान किया है ना सक्सेना साहब, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब, हम बैठकर विचार करते हैं ना। हमें कोई विचार नहीं करना है सक्सेना साहब, और ना ही आपके बेटे से शादी करनी है। आपकी बेटे की शादी हमारे बेटी से होगी, ना कि इस लड़की से। भावना जी गुस्से भरी नज़रों से अरविंद जी की तरफ देखती है और अपमान की घूंट पीकर रह जाती है। क्या कर रहे हैं आप? नीचे चलिए, खाना लग गया है। आराधना जी की आवाज़ अरविंद जी को वर्तमान में लेकर आती है और वो झट से अपने आंसुओं को पोंछ लेते हैं और वसुंधरा जी की तस्वीर डोर में रखने लग जाते हैं। आराधना जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं।
आप क्यों छुप कर यहाँ दीदी को याद करने के लिए आते हैं? हम आपको कभी रोकते हैं जो आप हमसे छुप कर यहाँ पर दीदी के यादों में आंसू बहाने आते हैं? अरविंद जी उनका हाथ पकड़ लेती है। आराधना, जब मैं उससे पहली बार मिला था ना, उसकी आंखों एक बार भी मेरी तरफ नहीं उठी थी, लेकिन वो मुझे पसंद आ गई थी। उसकी सादगी भा गई थी। हमारी दुनिया बहुत अच्छी थी आराधना। न जाने फिर किसकी नज़र लग गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा भी चला गया। तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? आज अरविंद जी टूट चुके थे। नहीं अरविंद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? और आपने आपने तो बताया ना अतुल का पता लग गया है। नहीं आराधना, कुछ पता नहीं लगा है। बस इतना पता लगा है कि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ी थी, लेकिन यूएस में मेरे आदमी घूम रहे हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकता है वो ठीक तो है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कितनी बार कहते हैं सबको सच्चाई बता दीजिए। नहीं आराधना, मैं वसुंधरा का कसम नहीं तोड़ सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी तकलीफ दे रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हो रही है दोनों को। दोनों इतने काबिल है कि खुद को संभाल सके। चलो नीचे। अरविंद जी और आराधना जी नीचे आ जाते हैं। मे आई कमिंग सर? ईशान नीरज के केबिन को खटखटाते हुए बोलता है। कमिंग। सर मिस्टर बिजलानी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज़ सर, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीरज मिस्टर बिजलानी के सम्मान में उठते हुए बोलता है। प्लीज़ कम एंड सिट। बिजलानी साहब आकर उनके सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और कैसा चल रहा है बिजनेस? ऑल गुड सर। मिस्टर बिजलानी वो इंसान थे जो नीरज के पहले प्रोजेक्ट के पार्टनर बने थे और उस पर भरोसा दिखाया था। इसलिए मिस्टर बिजलानी के लिए नीरज के मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। जब मार्केट में कोई भरोसा नहीं कर रहा था, तब मिस्टर बिजलानी उसके साथ खड़े हुए थे। एनीथिंग एल्स सर? नहीं नहीं नीरज। क्यों, बिना कोई काम का मुझसे बात नहीं कर सकते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। क्या? सर कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग हो रही है। अरे भाई, प्रोजेक्ट और बिजनेस की दुनिया से बाहर निकलो। कल मेरी 10th एनिवर्सरी है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। अरे यार, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, बाद में कॉन्ग्रेचुलेट कर लेना। हाँ सर, बोलिए ना। नीरज अपना लैपटॉप बंद करके उनकी बात सुनने के लिए बैठ जाता है। मैंने सुना है तुमने शादी कर लिया है, कोई सेलिब्रेशन भी नहीं दिया। यू नो ना सर, मुझे ये फालतू की चोचलेबाजी और बकवास चीज़ें पसंद नहीं है। मैं किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में जाता हूँ और ना ही मैं ऐसी फालतू चीज़ें ऑर्गेनाइज करता हूँ। मुझे इन सब से इरिटेशन होती है। नॉर्मल इंसान और इंसानों वाले काम से तुम्हें इरिटेशन होती ही है। पता नहीं इंसान बनकर इस दुनिया में कैसे आ गए। मिस्टर बिजलानी मन ही मन भनभनाते हैं। क्या हुआ सर, आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं कल पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट करने आया था और मेरी मिसेज का डिमांड है कि कल तुम स्पेशली अपनी वाइफ को लेकर पार्टी में आओ। वो तुम दोनों के लिए खास इनविटेशन भेजी है। मिस्टर बिजलानी की बात सुनकर नीरज का चेहरा अजीब तरह से बन जाता है। अगर आज मिस्टर बिजलानी की जगह कोई दूसरा इंसान बैठा रहता तो वो धक्के मारकर बाहर निकलवा चुका होता। क्या हो गया, क्या सोचने लगे? अरे यार, पार्टी में ही तो आना है, अपनी वाइफ को लेकर इतना क्या सोच रहे हो? लेकिन सर, मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं करता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए जिद पकड़ कर बैठी हुई है। अगर तुम दोनों नहीं आओगे तो उसके सामने मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन सर, प्लीज़ यार, मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए मान जाओ ना। नीरज मिस्टर बिजलानी को किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं कर सकता था। हार कर वो हाँ बोल देता है।
ओके सर, अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करना है, तुम्हें आना है। ओके, आई विल कम। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। थोड़ी देर रुकना और निकल जाना। जी सर। आप कॉफ़ी, चाय, स्नैक्स? नहीं, कुछ भी नहीं। चलो मैं चलता हूँ। कल का अरेंजमेंट भी दिखना है। वैसे शादी के बाद बदल रहे हो, आवाज़ में नरमी आ रही है। गुड, बदलना भी ज़रूरी होता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम होता है। चलो मैं चलता हूँ। मिस्टर बिजलानी मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। नीरज आंख बंद करके अपना सर कुर्सी पर टिका लेता है। इतने सालों में आज तक कोई पार्टी उसने अटेंड नहीं की थी और ना ही कितनी बड़ी सक्सेस मिलने पर कोई पार्टी दी थी। अब उसे भी जाना है और धानी को भी लेकर जाना है। धानी, वो तो बाहर के इंसान को देखकर ही डरने लग जाती है, फिर इतने लोगों के बीच कैसे जाएगी और इन सब में कंफर्टेबल हो पाएगी? लेकिन उसे बाहर तो निकलना होगा। कब तक वो चारदीवारी के अंदर रहेगी? नीरज यही सब सोचते हुए उसे ले जाने का मन बनाता है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।